गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग पेपर 2 यूनिट 6 जो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है उसके कुछ टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं। पहले सिलेबस देख लेते हैं जो हम लोगों को पढ़ना है। सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोगों को कोशिका के बारे में पढ़ना है। कोशिका का आधारभूत शरीर क्रिया विज्ञान क्या है, यानी कोशिका के बारे में, कोशिका के अंदर कौन कौन से अंग होते हैं उसको पढ़ना है कि किस तरीके से एक कोशिका कार्य करती है। कुछ पदार्थों को बाहर ही रखती है, कुछ को अंदर आने देती है, कैसे वो कार्य करता है वो देखेंगे। ऊतक के बारे में है, अंग एवं अंग तंत्र का परिचय है, पेशी कंकाल तंत्र है। पेशी कंकाल तंत्र का फिर पूरा कंप्लीट दिया हुआ है, क्या क्या पेशी कंकाल तंत्र में पढ़ना है। फिर हम लोगों को पाचन एवं उत्सर्जन तंत्र पढ़ना है, डाइजेस्टिव सिस्टम। फिर हम लोगों को किडनी वाला पूरे वृक्क की क्रियाविधि पढ़ना है। फिर नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र की पूरी क्रियाविधि ये जानना है। सेंसरी नर्वस सिस्टम ये जानना है। सेंसरी नर्वस सिस्टम आँख कान नाक जीभ त्वचा जिसको हम लोग कहते हैं वो सेंस ऑर्गन्स, उसको पढ़ना है जिसमें क्रेनियल नर्व्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। फिर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पढ़ना है, यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम। श्वसन तंत्र यानी रिस्पिरेटरी सिस्टम ये भी पढ़ना है हम लोगों को, हमारे सिलेबस में ये भी है। रोग प्रतिरक्षा तंत्र यानी इम्यून सिस्टम भी है और प्रोडक्टिव सिस्टम भी हमारे सिलेबस में है, दिया जाता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कोशिका की। तो कोशिका की संरचना भी हम लोग देखेंगे। जैसे एक शरीर है, एक घर होता है, उस घर में जैसे ईंट सबसे छोटी इकाई होती है, वैसे ही एक शरीर के लिए सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है। कोशिका सबसे छोटी इकाई होती है शरीर के लिए, किसी भी शरीर के लिए। हमारा शरीर, आपका शरीर है, चाहे वो पादप का हो या जंतु का हो। परिभाषा हम कुछ इस तरह कह सकते हैं कि मानव शरीर की सबसे सूक्ष्मतम संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका है, जिसमें संरचनात्मक भी है, संरचना भी, और क्रियात्मक, वो क्रिया भी करती है। क्रिया ना करे तो फिर उसका इंपॉर्टेंस क्यों होगा, क्यों ही हम इतना पढ़ेंगे उसको। फिर एक लाइन में कहेंगे हाँ कुछ कोशिका होती है जो कुछ नहीं करती है, हमारे शरीर में होती है बस। कोशिका अपने आप में एक स्वतंत्र इकाई होती है, लेकिन सारी कोशिकाएं मिलकर के कार्य करती है। कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जो एक ही जगह पर होती हैं, स्टेबल होती हैं, और कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जो मूव करती रहती है। जैसे ब्लड की कोशिकाएं, रक्त कोशिकाएं हैं, वो मूव करती रहती है पूरे शरीर में। और माना जाता है ऐसा कि करीब 200 प्रकार की कोशिकाएं हमारे शरीर में मौजूद है। 200 तरह की, करीब 200 तरह की है, एग्जैक्ट तो नहीं है, करीब है। करीब 200 तरह की कोशिकाएं हमारे शरीर में मौजूद है। एक कोशिका की एक संरचना का एक ऐसे प्रोटोटाइप यहाँ रखा हुआ है, आप इसको देख करके थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं। अभी इसको हम लोग व्याख्या सहित देखने वाले हैं। तो हर कोशिका में क्या होता है, तरल पदार्थ होता है, लिक्विड होता है। वो लिक्विड एक झिल्ली से घिरा होता है, एक दीवार से घिरा होता है, उसको प्लाज्मा कहते हैं, उसी को कोशिका भित्ति कहते हैं, उसी को सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं उसी को। जैसे ये कोशिका है, इस कोशिका के चारों तरफ जो ये घेरा है, चारों तरफ का जो ये लेयर है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यही है वो घेरा, वो दीवार जो उस लिक्विड को और इसके अंदर के अंगों को बनाए रखता है। और उस लिक्विड को हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये शब्द बाकी जानते होंगे, सब बेसिक तो नहीं है कि इतना कम कि नहीं जानते होंगे, लेकिन फिर भी रिवीजन हो जाएगा बहुत सारे लोगों का। इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, जिसको हिंदी में जीव द्रव्य कहते हैं। जीव द्रव्य के बीच में एक केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है, केंद्रक न्यूक्लियस होता है। तो न्यूक्लियस के बारे में हम लोग अलग से पढ़ेंगे। कोशिका के अंदर और भी कई अंग होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होता है कोशिका के अंदर। सोचिए, एक तो कोशिका अपने आप में बहुत छोटा है, उस छोटे में भी पता नहीं कितनी कितनी छोटी छोटी चीजें होती हैं, और वो सारी छोटी चीजें इतना इंपॉर्टेंस है उसका, इतना रोल निभाती है कि आप अगर अभी पढ़ेंगे या पहले आपने पढ़ा हुआ है, कहेंगे उनके बिना काम ही नहीं चलता है। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस हो गया आपका, सेंट्रोजोम है, लाइजोजोम है, राइबोसोम है, गोल्जी उपकरण है। इस तरह से बहुत सारी चीजें होती हैं। केंद्रक की बात करें, केंद्रक में आपके आरएनए, डीएनए, जीन वगैरह, ये सारी चीजें हम लोग अभी देखने वाले हैं। कोशिश करेंगे थोड़ी लंबी क्लास करके इसको जितना ज्यादा हो पाए उतना देख लेंगे। अब कोशिकाओं को हम लोग देखते हैं, दो प्रकार में इसको बांटते हैं। एक प्रकार होता है यूकैरियोटिक
यूकेरियाटिक और एक होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका। यूकेरियाटिक कोशिका क्या है, प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या है? जिस कोशिका में झिल्ली युक्त केंद्रक होते हैं, झिल्ली युक्त केंद्रक, उसे यूकेरियोटिक कोशिका कहते हैं। और जिसमें झिल्ली युक्त केंद्रक नहीं होते हैं उसको प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं, झिल्ली युक्त केंद्रक। अब इसका क्या अर्थ हुआ तो देखिए, जैसे पौधे हैं, जंतु है, कवक है, इसमें झिल्ली युक्त केंद्रक होता है, केंद्रक समझ गए, न्यूक्लियस। और जैसे बैक्टीरिया है, जो जीवाणु है, आर्किया है, इनमें नहीं होता है झिल्ली युक्त केंद्रक, झिल्ली युक्त केंद्रक नहीं होता। तो सिंपल ये भी हमने कहा, ये भी लिख ही देते हैं, क्या पता एग्जाम में आ जाए। यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में क्या अंतर, या प्रोकैरियोटिक किस में होता है, किससे संबंधित है, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो 1 नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन भी बन जाएगा। इसमें भी 2 चीजें और लिख दिया हुआ है यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में। इसमें कोशिका के अंदर, यानी हम लोगों की बात हो रही है, इसमें कोशिका के अंदर केंद्रक के अलावे कई झिल्ली युक्त संरचनाएं भी मिलती है जिनको कोशिकांग कहते हैं, और भी कई चीजें होती हैं, अंग होते हैं। और इधर बैक्टीरिया आर्किया में कहा गया इस कोशिका में इस तरह के अंग नहीं पाए जाते हैं, जैसे लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये सब इनमें बैक्टीरिया और आर्किया वगैरह में नहीं पाए जाते हैं। तो मोटा मोटा इसको जानना था। लेकिन अपवाद में एक चीज है, राइबोसोम जो होता है हमारे कोशिका में, राइबोसोम झिल्ली रहित अंगक है, उसमें कोई झिल्ली नहीं होती है। और राइबोसोम दोनों में ही पाया जाता है, दोनों तरह की कोशिकाओं में पाया जाता है। ऊपर जो हम लोगों ने देखा, यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में राइबोसोम पाया जाता है। तो ये एक हो सकता है यहाँ से पूछ दे, राइबोसोम राइबोसोम किस में पाया जाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। अब हम लोग ये पता करने की कोशिश करते हैं कि एक कोशिका की माप कितनी होती, कितनी बड़ी होती है। तो कोशिका को मापा जाता है, पहले तो माइक्रोमीटर में मापा जाता है। किसमें? माइक्रोमीटर, एकदम सबसे छोटी इकाई मान के चलिए, माइक्रोमीटर। और 0.1 माइक्रोमीटर से शुरू होकर के ये हो सकता है कि आपको 1000 माइक्रोमीटर तक हो, कई बार और भी लंबी हो जाती हैं। तो 0.1 ले लीजिए। और मैक्सिमम जो अधिक लंबाई वाला होता है, आप जानते हैं न्यूरॉन जो है सबसे लंबी कोशिका होती है, जो तकरीबन 1.5 मीटर तक भी लंबी होती है। 1.5 मीटर तक लंबी, इतनी लंबी भी होते हैं। अब अंदाजा लगा लीजिए 1.5 मीटर कितना हो गया, पूरा हाथ फैला दीजिए दोनों, तकरीबन उतना हो गया। तो 1.5 मीटर तक लंबी होती है ये न्यूरॉन्स हमारे। और सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, हो सकता है एग्जाम में आ जाए। शुतुरमुर्ग का अंडा 15 से 18 सेंटीमीटर तक ये होता है, एक ही कोशिका का बना होता है शुतुरमुर्ग का अंडा। देखिए हाथ में लिया हुआ, दोनों हाथ भर गया हुआ है, कितना बड़ा है ये। इसी तरह से कुछ अच्छी अच्छी तस्वीरें भी मैंने बनाई हुई हैं। सबसे पहले अब हम लोग कोशिका में जो एक एक चीजें, जैसे सेल मेम्ब्रेन है, सबसे पहले उसका जो कवर है, दीवार है, उस दीवार के बारे में जानते हैं। इसी को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं और सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, कई नामों से जाना जाता है। ये कोशिका भित्ति यानी जो दीवार होती है, ये दीवार ईंट की नहीं बल्कि वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है। किससे बनी होती है? ईंट गारे से हमारा बना। ये कुछ ज्यादा ही ग्रेन हो रहा है ना, ज्यादा ही ग्रेन हो गया। तो ये कोशिका भित्ति जो है, ये प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट से बनी एक लचकदार झिल्ली होती है। और कोशिका की इस दीवार से कुछ चीजें ही आर पार कर सकती हैं, यानी कि सेमी परमिएबल होती है। कौन सी? ये जो कोशिका झिल्ली होती है, जो दीवार होती है, सेमी परमिएबल होती है, यानी कुछ चीजें अंदर जा सकती हैं, कुछ चीजें बाहर आ सकती हैं, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो नहीं जा सकती है कोशिका के अंदर। तो ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। हम लोग इसको फिर बाद में देखेंगे, सेमी परमिएबल है तो इसका और क्या जैविक घटना के अंतर्गत देखेंगे। कोशिका भित्ति के कार्य क्या होते हैं? तो कोशिका के अंदर जो पार्ट्स हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, केंद्रक है, लाइसोसोम है, राइबोसोम है, बहुत सारी चीजें हैं। उसकी रक्षा होता है कि कौन सी चीजें जाने, जो अच्छी चीजें, पौष्टिक चीजें वो जाएंगी, जो नहीं है वो उसको जाने ही नहीं देगा। तो एक तो रक्षा करता है। और कोशिका के अंदर जो लिक्विड होता है, जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, उस साइटोप्लाज्म का की वजह से आकार बना रहता है। तो साइटोप्लाज्म में सारी चीजें बंधी हुई, तो साइटोप्लाज्म को एक आकार देने का भी काम करता है।
पोषक तत्व और ऑक्सीजन को ग्रहण करता है, पोषक तत्व और ऑक्सीजन को आने देता है अपने अंदर, कहता है तुम आ जाओ, तुम्हारे लिए दरवाजा खुला हुआ है। और जो अंदर फिर गंदगी उत्पन्न होती है, गार्बेज, उसको बाहर निकालने, कहता है तुम भी जा सकते हो। तो यहाँ एक तस्वीर में देख सकते हैं कि ये इस तरीके से ये हमारी दीवार है कोशिका की। कुछ चीजें तो अंदर जा रही हैं, कुछ चीजें बाहर भी निकल रही हैं, और कुछ चीजें फंस जाती हैं, नहीं अंदर जा पाती है। तो डिपेंड करता है, इस तरह से भगवान ने बनाया हुआ है, कुछ चीजें जा रही हैं, कुछ नहीं जाती। और कोशिका इतना ही नहीं, एक कोशिका दूसरे कोशिका के साथ मिल करके सूचनाओं का आदान प्रदान भी करती है, ये भी ध्यान रखना है। कोशिका के इतने कार्य भी हम लोगों ने देख लिया। तो अब इससे अणुओं का परिवहन तो होता है, कोशिका से किसका परिवहन होता है? अणुओं का। लेकिन इसमें जो परिवहन होता है वो भी दो प्रकार से होता है। दो प्रकार से का मतलब, कुछ लोग तो यूं ही चले जाते हैं, कुछ लोग जैसे कि ऑफिस के लोग हैं, कुछ लोग ऐसे ही चले गए बिना परमिशन के, उनको रोक टोक नहीं होती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, ऑफिस में जाते हैं तो उनको पहले कार्ड बनाना पड़ता है। कार्ड बनाइए, कार्ड लटकाइए गले में, उसके बाद आप ऑफिस में प्रवेश कर पाएंगे। उसी तरीके से यहाँ भी होता है, एक तो निष्क्रिय परिवहन होता है, एक सक्रिय परिवहन होता है। निष्क्रिय परिवहन में होता है ऐसे अणु यूं ही अंदर चले जाते हैं, उनको किसी एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती, किसी ऊर्जा की जरूरत नहीं पड़ती है उनको अंदर जाने के लिए, किसी ऊर्जा की जरूरत नहीं पड़ती है, झिल्ली के आर पार चले जाते हैं, उसको निष्क्रिय परिवहन कहा जाता है। लेकिन सक्रिय परिवहन भी होता है। सक्रिय परिवहन में क्या होता है कि उसको जाने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। जैसे सोडियम आयन है, पोटेशियम आयन है, वो कोशिका के अंदर यूं ही नहीं जा सकती, जब जरूरत उसकी होगी तभी उसको आने दिया जाएगा। और आने दिया जाएगा तो कोशिका के अंदर जो है निगेटिव एनर्जी उत्पन्न हो जाती है और बाहर पॉजिटिव एनर्जी उत्पन्न है, तब जाकर के कोई ऐसा उद्दीपन मिला, ऐसा इम्पल्स हुआ, तब जाकर के पॉजिटिव वाला अंदर जाता है तो फिर एटीपी वहां पर बनता है, एटीपी रिलीज होता है, तो ऊर्जा की जरूरत होती है। तो इसमें जो है सक्रिय परिवहन इसको कहा जाता है, जिसमें सोडियम आयन होता है, पोटेशियम आयन होता है। जब कोशिका के अंदर जाता है तो ऊर्जा की वजह से जाता है, ऊर्जा के असंतुलन की वजह से जाता है, तो ऊर्जा की भूमिका होती है, तो उसको कहते हैं सक्रिय परिवहन। तो ये भी ध्यान हमें रखना है, छोटी छोटी चीजें मैंने सब कोशिश किया हुआ निकाल करके, इसको देख लें। अब हम लोग देखते हैं साइटोप्लाज्म, जो उसके अंदर एक कोशिका के अंदर जो लिक्विड होता है, जो द्रव्य होता है, जिसको जीव द्रव्य या साइटोप्लाज्म कहते हैं, उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। तो हर कोशिका साइटोसोल भी कहते हैं, साइटोप्लाज्म से भरा होता है। और साइटोप्लाज्म के भी दो भाग होते हैं। उस साइटोप्लाज्म में भी दो भाग हो गया। दो भाग में क्या हो गया, एक तो वो लिक्विड लिक्विड हो गया, और एक उस लिक्विड में तैरते हुए ऑर्गेनेल्स हो गए। ऑर्गेनेल्स मतलब जैसे आपके राइबोसोम है, लाइसोसोम है, और बाकी कोशिकांग हैं जो छोटी छोटी चीजें उसमें होती हैं, गोल्जी उपकरण है, माइटोकॉन्ड्रिया है, उसको ऑर्गेनेल्स कहा जाता है। तो जीव द्रव्य कितना होता है, तकरीबन 55% हिस्सा उसमें लिक्विड होता है। और वो लिक्विड किससे बना होता है? वसा से, प्रोटीन से और कार्बोहाइड्रेट से, तकरीबन इनकी अधिकता होती है। ऑर्गेनेल्स भी हमें देखना है। अब हम ऑर्गेनेल्स एक बार देखते हैं। इस तरीके से देखिए, इसमें ऑर्गेनेल्स है, लेकिन इसका हमने अलग भी बनाया हुआ है, इसमें नाम भी डाला हुआ है। हाँ, ये देखिए, जैसे ये तस्वीर है हमारे सामने। इस तस्वीर में देखिए कोशिका है। कोशिका में सबसे पहले तो सेल मेम्ब्रेन है, बाहर वाला। इसके बीच में एक ये न्यूक्लियस है, केंद्रक है। तो बीच में, बिना केंद्रक के तो काम ही नहीं होगा, केंद्रक के बिना काम नहीं होगा। बीच में एक केंद्रक है। फिर इसमें हमारा केंद्रक के पास सटा हुआ देखिए एक अलग सी संरचना, थैलीनुमा संरचना है, पीली पीली ये वाली संरचना, ये साइड, इसको अंतर्द्रव्यीय जालिका कहते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंस है इसका, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और उसी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर चिपके होते हैं कुछ छोटे छोटे बिंदियां चिपकी होती है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दो प्रकार का होता है, एक रुखरा होता है, खुरदरा होता है, एक स्मूथ वाला होता है। खुरदरा वाले का अपना इंपॉर्टेंस है, क्या है उसको हम लोग बाद में देखेंगे। उसके बाद है, उसको राइबोसोम कहते हैं, राइबोसोम उस पर चिपका होता है तो उस खुरदरा हो जाता है। और उसके ठीक पीछे होता है साइटोप्लाज्म। तो ये हो गया आपका, ये पूरा लिक्विड साइटोप्लाज्म हो गया। उसके पीछे ये वाला हिस्सा जो आपको हल्का ग्रीन वाला दिख रहा है, ये होता है
इस हिस्से को कहते हैं हम लोग गोल्जी एपरेटस, गोल्जी उपकरण या गोल्जी बॉडी भी कहा जाता है। इसको अलग से हमने यहाँ पर भी रखा हुआ है, यहाँ भी गोल्जी बॉडी है, यहाँ भी गोल्जी बॉडी है। ये गोल्जी बॉडी और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम, ये तीनों एक साथ मिलकर के काम करता है। कैसे, अभी क्रियाविधि में हम लोग आएंगे तो देखेंगे। फिर इसी में लाइजोसोम होता है, ये थैली के आकार का लाइजोसोम है, बहुत काम का होता है। इसमें से बहुत सारे रिलीज होते हैं, आपको एंजाइम्स रिलीज होते हैं, जो बहुत काम का होता है, पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और अगर सेल जो है डेड होने लगता है तो ये लाइसोसोम जो है ये फट जाता है, तो आत्महत्या की थैली कहा जाता है। वही एंजाइम्स फिर जो है उस कोशिका को डिस्पोज कर देता है, उसको हटा देता है। साथ ही इसमें देखिए माइटोकॉन्ड्रिया भी है, इसकी एक बड़ी तस्वीर भी यहाँ लिया हुआ है। पावर हाउस कहा जाता है इसको, ऊर्जा का घर कहा जाता है। तो बहुत सारी चीजें हैं, हम लोग एक एक करके देखेंगे। केंद्रक के अंतर्गत डीएनए भी होता है, वो भी हम लोग देखेंगे। इसमें आगे बढ़ते हैं, इसको हटा देते हैं। बेसिक से हम लोग बढ़ रहे हैं ताकि हर चीज क्लियर हो जाए। अब हम लोग एक एक करके देखते हैं। पहले राइबोसोम के बारे में देखते हैं। राइबोसोम क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण ये करता है, नहीं प्रोटीन बनाता है। कौन? राइबोसोम। राइबोसोम आरएनए से भरा होता है। किससे भरा होता है? राइबोसोम आरएनए से भरा होता है। राइबो न्यूक्लिक एसिड से भरा होता है। और पूरी कोशिका का 60% प्रोटीन इन्हीं में रहता है, किनमें? राइबोसोम में। इनको प्रोटीन का भंडार भी कहा जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। एक क्वेश्चन आपका आ गया, प्रोटीन फैक्ट्री किसको कहा जाता है, या प्रोटीन कहाँ बनता है, या प्रोटीन का सिंथेसिस कहाँ होता है? तो राइबोसोम में होता है। ये एक पॉइंट नोट कर लीजिए, प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम, प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। अब प्रोटीन संश्लेषण जो सिंथेसिस है वो क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण की परिभाषा वह प्रक्रिया है जिसका उपयोग कोशिकाएं प्रोटीन बनाने के लिए करती है। यानी प्रोटीन का निर्माण होता है किसमें? राइबोसोम में। ये याद कर लीजिएगा। बिंदी के समान आकृति वाला हमने कहीं नीचे नीचे दिया होगा, एक से। हाँ, यहाँ पे हमने दिया हुआ, देखिए राइबोसोम का हमने दिखाया है कि यहाँ पर जो हम लोगों ने देखा था कि केंद्रक से सट करके कुछ एक अलग सी संरचना होती है। उस संरचना के ऊपर देखिए यहाँ पर हमने लेंस लगाया हुआ है, छोटी छोटी बिंदियां हैं। ये जो बिंदियां हैं यही राइबोसोम्स हैं। और इसमें कुछ होते हैं जो राइबोसोम जिस पर होते हैं, और कुछ संरचना ऐसी होती है जिस पर राइबोसोम नहीं होती है। एक को खुरदरी और एक को चिकनी कहा जाता है, उसको भी हम लोग आगे देखेंगे। तो कोशिका के अंदर बिंदी के समान आकृति राइबोसोम्स की होती है। राइबोसोम्स में आरएनए भरा होता है, ये भी ध्यान रखिए। ये प्रोटीन फैक्ट्री प्रोटीन का निर्माण करता है या प्रोटीन का संश्लेषण करता है ये, इसीलिए इसको प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। किसको? राइबोसोम को। ये नोट हो गया। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर आते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। इसी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ही राइबोसोम बिंदी 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 रूप में ऐसे भरा होता है। तो कोशिका द्रव्य में नलिकाओं के जाल के रूप में होता है, थैली के आकार का होता है। और ये भी दो प्रकार का होता है, जो हम तीसरी बार यहाँ रिपीट कर रहे हैं। एक चिकनी होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा खुरदरी होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और खुरदरी इसलिए होता है क्योंकि उस पर राइबोसोम चिपका होता है। चिकनी इसलिए होता है क्योंकि उस पर राइबोसोम नहीं होता है। ठीक है, ये भी इसमें लिखा हुआ है। जिन पर राइबोसोम नहीं होते वो चिकनी होती है। और ये करती क्या है, इसका काम क्या होता है? अंतर्जा द्रव्यीय जालिका का, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का प्रोटीन वसा और स्टेरॉइड्स का निर्माण होता है। यहाँ पर प्रोटीन का निर्माण होता है, लिपिड का, स्टेरॉइड्स का निर्माण होता है। प्रोटीन का निर्माण कह दिया गया यहाँ भी होता है, और उसमें राइबोसोम में तो होता ही है मेन। कैल्शियम आयनों का स्टोर और निष्कासन करता है। कैल्शियम आयन जो बाहर से आते हैं उनको स्टोरेज करता है, फिर उसको बाहर भी निकालता है। कोशिका के जो जहरीले पदार्थ हैं, जब इसमें क्रियाएं होती कुछ जहरीले पदार्थ भी बनते हैं, उसको भी बाहर निकालता है। कौन बाहर निकालता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कार्य हम लोग देख रहे थे, फिर से देखिए। प्रोटीन वसा स्टेरॉइड्स का निर्माण करता है, कैल्शियम आयनों का स्टोर और निष्कासन करता है,
कोशिका के जहरीले पदार्थों को भी बाहर निकालता है। अब इसमें जो दो संरचना देख रहे हैं, एक ये येलो वाला देख रहे हैं और एक ये पिंक वाला देख रहे हैं, इसमें थोड़ी सी संरचना में गड़बड़ी है। पिंक वाले पर जैसे आप देख रहे हैं राइबोसोम्स बिंदी के रूप में, जिसको खुरदरी वाली कहा जाएगा। और ये जो पीली वाली है ना, इस पर राइबोसोम्स नहीं होते, लेकिन तस्वीर में लग रहा है कि राइबोसोम्स हैं, इस पर नहीं होते। इसी को स्मूथ वाला, इसी को कहते हैं चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चिकनी वाली, इस पर नहीं होता है जनरली। इस तस्वीर में ऐसे मिली नहीं मुझे, तो इसको वहां पर नहीं लगा पाए, लेकिन उसमें नहीं होती है, वो पीछे ऐसे रहती है। अब तीसरा जो इम्पोर्टेंट है वो है गोल्जी बॉडी, जिसको गोल्जी अपरेटस कहा जाता है, गोल्जी उपकरण भी कहा जाता है। हमने कहा तीनों मिलकर के कार्य करते हैं। कौन सा? तीनों, राइबोसोम और रेटिकुलम एपरेटस जो आपने देखा, और गोल्जी उपकरण, गोल्जी बॉडी, ये तीनों मिलकर के काम करते हैं। 1898 में इसकी खोज हुई थी गोल्जी बॉडी की। देखिए, सेल में कई चपटी डिस्क होती है, यानी गोल्जी बॉडी जो है वो चपटी डिस्क के आकार में रहती है, थैली के रूप में, और एक दूसरे से सटी रहती है सारी थैलियां, तो गुच्छे के रूप में बन जाती है। गोल्जी एपरेटस गुच्छे के रूप में बन जाती है और केंद्रक के समीप रहती है। केंद्रक के समीप तो पहले आपने देखा अंतर्द्रव्य जालिका रहती है, और उसी के पास सटी हुई ये भी रहती है। अब देखिए कार्य तीनों का एक साथ देखते हैं। हमने तीनों को कहा, तीनों में अभी तक कनेक्शन नहीं बैठ पा रहा था, तीनों का कनेक्शन देखते हैं। राइबोसोम में बने प्रोटीन के स्ट्रक्चर को ये सुधारती है। वहां राइबोसोम में जो प्रोटीन बनता है वो गोल्जी एपरेटस में आता है, इसमें एकत्रित होता है। तो राइबोसोम से प्रोटीन बनकर कहाँ आता है? अगर आ जाए क्वेश्चन में, तो गोल्जी एपरेटस में आता है, गोल्जी बॉडी में आता है। इससे पता चलता है गोल्जी बॉडी का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गहरा संबंध। आप कहेंगे एंडोप्लाज्मिक से क्यों? होता है एंडोप्लाज्मिक में ही चिपका होता है राइबोसोम, राइबोसोम यही चिपका होता है एंडोप्लाज्मिक में ही। तो गोल्जी बॉडी सेल के स्राव को कोशिका कला तक ले जा करके बाहर छोड़ देती है, यानी बनता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, राइबोसोम में, वहां से फिर गोल्जी बॉडी में आता है। फिर ये जो चीज बाहर निकालने वाली होती है उसको बाहर निकाल देता है। कौन निकालता है? गोल्जी बॉडी निकालता है। तो तीनों मिल करके एक सर्किट बना देता है, सर्किट बन के काम होता है। फिर हम लोग देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, जो पावर हाउस जिसको कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। ये हम लोगों ने बचपन से पढ़ा हुआ है। अंडाकार होता है इसकी आकृति, बेलनाकार आकृति इसको कह सकते हैं। यहीं पर ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है और फिर कोशिका को ऊर्जा मिलती है। यानी जो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है उसमें रिलीज होता है, एटीपी रिलीज होता है, उसमें एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जिसको एटीपी कहा जाता है वो रिलीज होता है। एटीपी से ही हमें एनर्जी मिलती है, क्योंकि एटीपी को एनर्जी क्वाइन कहा जाता है, एटीपी को एनर्जी क्वाइन कहा जाता है, ये ध्यान रखेंगे। जब कोशिका को किसी कार्य के लिए एनर्जी की जरूरत होती है तो इन्हीं एटीपी को तोड़ करके वो ऊर्जा लेती है। और ये यानी माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन के लिए भी जिम्मेदार है। माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए भी होता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए ये स्वतंत्र रूप से विभाजित होती हैं। अपना डीएनए होता है तो स्वतंत्र रूप से विभाजित हो सकती हैं। अब हम लोग आते हैं लाइसोसोम पर। लाइसोसोम, लाइसोसोम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटी गोल थैली होती है और डाइजेशन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ये, क्योंकि इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं, बड़े शक्तिशाली एंजाइम्स होते हैं। लाइसोसोम से निकलते हैं, ग्लूकोज और एमिनो एसिड में बदल देते हैं भोज्य पदार्थ को, और फिर पाचित अंश को अवशोषित करिए कोशिका द्रव्य में छोड़ देते हैं। तो इतना बड़ा काम इसका है। इसको और हम लोग देखते हैं। देखिए लाइसोसोम है, इससे जो एंजाइम्स निकलता है वो कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को, लिपिड को, न्यूक्लिक एसिड आदि के पाचन में सक्षम है। किस किस चीज को पचाता है? कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को, लिपिड को, न्यूक्लिक एसिड को, सबको पचाने में ये सक्षम है। अब कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं लाइसोसोम से वो भी देख लीजिए। एंजाइम्स का नाम है हाइड्रोलेजेस, लाइपेसेज, प्रोटोएसेज, कार्बोहाइड्रेजेज। और किसका पाचन होता है? तो ऊपर हम लोगों ने देखा कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, लिपिड का, न्यूक्लिक एसिड का, इनका पाचन होता है इससे, लाइसोसोम से निकले एंजाइम से। एग्जाम में आ सकता है पाचन के लिए कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो लाइसोसोम निभाता है।
अब लाइसोसोम के लिए एंजाइम कौन बनाता है? अब सवाल ये आ सकता है कि लाइसोसोम में एंजाइम कहाँ से आता है। अब देखिए यहाँ पर कनेक्शन जोड़िए। लाइसोसोम के जो पाचक एंजाइम है उसका निर्माण होता है खुरदरी अंतः द्रव्य जालिका जो था, जिसको कि हम लोगों ने कहा हुआ था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो ऊपर हम लोगों ने पढ़ा हुआ था दूसरे नंबर पर, जो केंद्रक के पास होती है। और उसमें भी कौन सा वाला? रफ वाला, जो खुरदरी वाली होती है, जिसमें राइबोसोम चिपका होता है। और फिर वो क्या होता है, ये एंजाइम्स वहां बनती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनती है। उसके बाद ये इन एंजाइम्स को गोल्जी उपकरण यानी गोल्जी बॉडी जो है उसमें पैक होता है, वहां पर थोड़ा उसमें प्रोसेस भी होता है, उसको थोड़ा और बढ़िया से मटेरियल तैयार किया जाता है, और फिर वहां से लाइसोसोम में भेज दिया जाता है। तो गोल्जी बॉडी इसका काम हो गया, फिर उससे जुड़ गया ये, और फिर ये लाइसोसोम में जमा कर दिया, और लाइसोसोम में ये स्टोरेज हो गया। लाइसोसोम में क्या होता है? स्टोरेज होता है। किनका स्टोरेज होता है? तो एंजाइम्स का स्टोरेज होता है, शक्तिशाली एंजाइम्स होते हैं। लाइसोसोम के और कार्य क्या है? लाइसोसोम तो हमने देखा एंजाइम्स निकालता है, पचाता है, तो पुराने ऑर्गेनेल्स जो होते हैं उसको भी नष्ट करता है। पुराने ऑर्गेनेल्स का मतलब कोशिका के अंदर जो कुछ ऑर्गेनेल्स ऐसे हैं जिसके काम अब नहीं रहे, अंग ऐसे हैं जिसके काम नहीं रहे, उसको ये नष्ट करेगा। और उस नष्ट करने की प्रक्रिया को ऑटोफेगी कहा जाता है। ऑटोफेगी, ध्यान रखिएगा। लाइसोसोम जब अपने ही साथी कोशिकांग को, ऑर्गेनेल्स को नष्ट करता है, नष्ट करना भी जरूरी है, तो उसको ऑटोफेगी कहा जाता है, ये नोट कर लीजिएगा। कोशिका के अंदर कोई जीवाणु अगर प्रवेश करता है तो उसको भी खत्म करने की जिम्मेदारी लाइसोसोम को दिया हुआ है। साथ ही लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है, सुसाइड बैग कहा जाता है इसको। सुसाइड बैग है, क्यों कहा जाता है सुसाइड बैग? जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है, कोशिका मृत हो जाती है, डेड हो जाती है, तो लाइसोसोम क्या होता है? वो फट जाता है, लाइसोसोम फट जाता है। और इसके फटने से लाइसोसोम के अंदर जो इतने एंजाइम्स भरे पड़े हैं, वो एंजाइम्स बाहर निकल जाता है और कोशिका को पचा करके नष्ट कर देता है। अब एक और चीज है, पैराक्लिजोम। पैराक्लिजोम्स जो होते हैं, इसको हमने इसलिए लाइसोसोम के साथ में नीचे रखा हुआ है। ये लाइसोसोम से छोटा कोशिकांग होता है, लेकिन ये भी बड़ी सैनिक की भूमिका निभाता है, और बाहर से जो विषाक्त पदार्थ कोशिका में आता है उसको नष्ट करने में लाइसोसोम के साथ कंधे से कंधा मिला करके काम करता है। अब हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कोशिकांग पर आते हैं जिसको कहते हैं सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम, ऐसे लगता है ये बंदूक की नली की तरह पटाखा होता है ना, वो लाल वाला पटाखा, उस तरह से बना हुआ सेंट्रोजोम। न्यूक्लियस के आसपास ये होता है, छड़ी के रूप में इसकी आकृति होती है, धागे के आकार की तरह निकली होती है, दो गोलाकार इसमें रचनाएं होती है दोनों तरफ, उसको सेंट्रियोल्स कहते हैं, दोनों तरफ जो गोलाकार रचना होती है। और ये कोशिका के विभाजन में, यानी एक कोशिका दो हो जाए तो हमारे शरीर में, नहीं तो हम बहुत जल्दी बूढ़े हो जाएंगे। और बूढ़े क्यों नहीं होते हैं जल्दी? क्योंकि यही हमारे शरीर में जो सेंट्रोजोम्स है, ये सेंट्रोजोम्स ये सेंट्रोजोम्स हमें जवान बनाए रखता है। ये कोशिकाओं का निर्माण करता रहता है लगातार, इसी की वजह से कोशिकाएं बढ़ती हैं। और तंत्रिका जो नर्वस कोशिकाएं होते हैं, नर्वस सेल्स होते हैं, उसमें सेंट्रोजोम नहीं होता है, तो ये प्रोडक्शन में जो है असमर्थ होती है, इसलिए तंत्रिका नर्वस कोशिकाएं जो है वो बढ़ती नहीं, एक से ज्यादा नहीं होती। अच्छा ही होता है, नहीं होती। आप सोचिए अगर तंत्रिका कोशिकाएं भी बटनी शुरू हो जाती और मरनी शुरू हो जाती, तो 10 साल बाद हम पूछते अपने ही साथी से कि तुम कौन हो, क्योंकि सारे नए आ गए, सारे तंत्रिका नए आ गए। तो हम भूल जाते अपने ही पड़ोसी को, अपने ही बेटे को, अपनी ही पत्नी को, तो हमारे भूलने की बीमारी हो जाती है, क्योंकि सब नया हो गया हुआ है। तो शरीर में भगवान ने दिया है, दिमाग में जो सेल्स हैं वो नहीं बदलेगा, बाकी पूरा शरीर बदल जाता है, वो सेल्स नहीं बदलता है। इसीलिए हम ये पूरा शरीर बदलने के बावजूद कहते हैं मेरा शरीर है, ये मेरा भाई है, मेरा बेटा है, मेरी पत्नी है, मेरी माँ है, मेरे पापा है। इस वजह से होता है। तो भगवान ने कितना दिया हुआ है, सोच समझ करके चीजें की हुई हैं। आइए, अब इसमें कोशिका में और भी कुछ चीजें होती हैं, जैसे रिक्तिकाएं होती हैं, वैक्यूल्स की जिसको कहते हैं। कोशिका द्रव में ये झिल्ली से भी घिरी होती है और खाली जगह होती है।
ये बहुत उपयोगी नहीं है, या कहे कि इसके बारे में अभी बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है। तो इसमें वो चीज़ें भरी होती हैं, जैसे पानी, रस, या कई बार खाली होती है, ये उन चीज़ों को जो है ग्रहण कर लेता है। फिर ग्रेनुअल्स भी होते हैं हमारे कोशिका में, कुछ और अंगों की जानकारी यहाँ हम देख रहे हैं। ये कोशिका की प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्सा होती है ये ग्रेनुअल्स। एंजाइम्स आदि का भंडारण ये भी करती है, परिवहन भी करती है, और एंजाइम्स का स्राव भी करती है। इतना ही नहीं, बैक्टीरिया और फंगस से निपटने में भी ये ग्रेनुअल्स मदद करती हैं। ये ग्रेनुअल्स 3 प्रकार की होती हैं, हो सकता है एग्जाम में आ जाए कितने प्रकार की होती हैं, क्योंकि प्रतिरक्षा से जुड़ी चीज है। 3 प्रकार की होती है। एक होती है इम्यून एंड सिक्रेटरी ग्रेनुअल्स, दूसरा होता है आरएनए वाला, और तीसरा होता है ब्रेन का तंत्रिका संबंधी ग्रेन्यूल कोशिकाएं। तंत्रिका संबंधी आरएनए, तंत्रिका संबंधी, और इम्यून एंड सिक्रेटरी वाला हो गया प्रतिरक्षा और स्रावी। तो 3 प्रकार का ये बांटा जाता है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण चीज न्यूक्लियस के बारे में, कि केंद्रक जो है, उस केंद्रक के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है, कि केंद्रक कैसे कोशिका को बांटने में अहम भूमिका निभाता है। ये किसी भी कोशिका का सेंटर पॉइंट होता है, सेंटर पॉइंट नहीं होगा तो सारा मामला खराब हो जाएगा। तो इसको एक बार हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ये कोशिका है, उस कोशिका के अंदर ये केंद्रक है, उस केंद्रक को बाहर हमने निकाल लिया। अब ये पूरा का पूरा केंद्रक ही है, ये पूरा पूरा हम लोग केंद्रक ही पढ़ने वाले हैं। केंद्रक के बारे में कहा गया है, सबसे केंद्रक भी घिरा होता है, केंद्रक का भी आवरण होता है, इन्वेलप होता है उसका भी, प्लाज्मा उसके ऊपर भी रखा रहता है, और इसके अंदर भी लिक्विड होता है। एक लिक्विड तो हम लोगों ने देखा कोशिका के अंदर होता है, साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म में ये केंद्रक होता है। उस केंद्रक में भी अपना केंद्रक द्रव्य होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म जिसको कहते हैं। ये द्रव्य भरा पड़ा, ये पानी जैसा ये भरा पड़ा, इसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और इस केंद्रक में भी बीच में एक और गांठ होता है, जिसको केंद्रिका कहते हैं, जिसको केंद्रिका कहते हैं। इसको कहा जाता है केंद्रिका के भीतर एक छोटा सघन और गोलाकार पिंड होता है, जो राइबोसोम का निर्माण करता है। राइबोसोम का निर्माण यहीं से होता है। देखिए एक और इम्पोर्टेंट चीज मिल गया, राइबोसोम कौन? प्रोटीन बनाने वाली फैक्ट्री को राइबोसोम कहते हैं। और इसी में केंद्रक द्रव्य में, यानी इसी केंद्रक में गुणसूत्र होता है। गुणसूत्र धागे जैसी संरचना होती है, जिसमें माता पिता से बच्चों में लक्षण पहुंचाने वाले जीन होते हैं, जीन। अब जीन, डीएनए और गुणसूत्र, ये तीनों का अंतर भी हम लोग देख लेंगे। पहले यहाँ 2 इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं। इस केंद्रक में 46 गुणसूत्र होते हैं, यानी कि 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है। 23rd पेयर होते हैं, 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, जिसमें से 23 जोड़ी में से 23 माँ से और 23 पिता से मिलते हैं। तो 46 में से 23 दूना 46, 23 माता 23 पिता से होते हैं। हाँ, केंद्रक कोशिका का सबसे बड़ा ऑर्गेनेल होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। रक्त कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता है, ये 2 पॉइंट ध्यान रख लीजिए, कि क्या रक्त कोशिकाओं में न्यूक्लियस होता है? तो नहीं होता है रक्त कोशिकाओं में न्यूक्लियस। और स्केलेटन मसल्स में एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं। ये तीनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। केंद्रक कोशिका सबसे बड़ा ऑर्गेनेल्स है। लाल रक्त कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता है। स्केलेटल मसल्स की कोशिकाओं में एक से ज्यादा न्यूक्लियस यानी केंद्रक होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लीजिए। केंद्रक के ऊपर एक परत होती है, जो हम लोगों ने ऊपर देखा, जिसको कि न्यूक्लियर आप इन्वेलप कह सकते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कह सकते हैं, जो केंद्रक को घेर कर रखती है। उसमें जो साइटोप्लाज्म यानी केंद्रक में जो द्रव्य है उसको बाहर नहीं निकलने देती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में भी छोटे छोटे छिद्र होते हैं, टिनिपोर्स होते हैं, जिससे होकर के कुछ पदार्थ अंदर बाहर आ जा सकते हैं। और जो द्रव्य होते हैं उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, जो केंद्रक के अंतर्गत होते हैं। केंद्रक द्रव्य, इसी में केंद्रक द्रव्य में ही गुणसूत्र होते हैं। कुछ छोटी छोटी तस्वीर, एक तो कंप्लीट तस्वीर थी, उसको हमने देख लिया। अब इधर हम लोग देखते हैं। न्यूक्लियस के भीतर न्यूक्लियोप्लाज्म में सूत्र के रूप में रचना पाई जाती है, जिनको क्रोमोजोम कहते हैं। क्रोमोजोम्स होती है जो सूत्र के रूप में रचना पाई जाती है। ये उसके अंदर, केंद्रक के अंदर होता है गुणसूत्र। ये भी ध्यान रखें, गुणसूत्र कहाँ होता है? केंद्रक के अंदर होता है। इस तस्वीर को नहीं देखना है। अब देखिए स्पेशल नोट में यहाँ हमने लिखा है
जीन डीएनए से बना होता है। जीन किससे बना होता है? डीएनए से मिलकर के जीन बनता है। और बहुत सारे जीन मिल करके गुणसूत्र की रचना करते हैं। बहुत सारे जीन मिल करके गुणसूत्र की रचना करते हैं। ये क्लियर हो गया? डीएनए, जीन और गुणसूत्र में अंतर। डीएनए से मिलकर जीन बना होता है और कई जीन से मिलकर के गुणसूत्र की रचना होती है। यहाँ एक दो चीजें और देख लेते हैं। जीन डीएनए से बना है, वहीं गुणसूत्र बहुत सारे जीन से मिलकर बना है। केंद्रक में 46 गुणसूत्र होते हैं, ऊपर हमने देखा। 23 माँ के होते हैं, 23 पिता के होते हैं, यानी कि दोनों को मिलकर के 46 हो जाते हैं। अब इस 23 जोड़ी जो होता है, इस 23 जोड़ी में भी दो भाग होता है। 22 जोड़ी का नाम अलग है और एक जोड़ी का नाम और काम अलग है। 22 जोड़े जो होते हैं वो ऑटोसोम्स गुणसूत्र होते हैं, उसको ऑटोसोम्स गुणसूत्र कहते हैं। ऑटोसोम्स गुणसूत्र 22 जोड़ी को। एक जोड़ी जो होता है वो सेक्स क्रोमोसोम्स होता है, सेक्स गुणसूत्र होता है। ध्यान रखिएगा, सेक्स गुणसूत्र एक ही जोड़ी होता है। महिलाओं में ये एक्स एक्स होता है और पुरुषों में एक्स वाई होता है। पुरुषों में एक्स वाई, महिलाओं में एक्स एक्स। अब इसका क्या काम है वो भी हम लोग बाद में देखेंगे, इसी में कैसे लड़का और लड़की वाला होता है। तो मानव कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46, यानी 23 जोड़ा। 46 मतलब 23 जोड़ा होते हैं। 23 जोड़ी में से हम लोगों ने देखा एक जोड़ी वो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, लिंग गुणसूत्र होते हैं। और बाकी 22 जोड़ी को ऑटोसोम्स गुणसूत्र कहते हैं, ऑटोसोम्स क्रोमोसोम्स कहते हैं। अब ये जो एक जोड़ी होता है जिसको सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं, उसी से तय होता है कि बच्चा मेल होगा कि फीमेल। महिलाओं में ये एक्स एक्स होता है, पुरुषों में एक्स वाई होता है। दो बार रिपीट हो गया, उम्मीद है याद रहेगा। अब देखिए काम कैसे होता है। फर्टिलाइजेशन के दौरान जब माता का डिंब जो होता है, ओवम जो होता है, पिता के गुणसूत्र से, यानी कि शुक्राणु में गुणसूत्र है, तो शुक्राणु के अगर एक्स गुणसूत्र से निषेचित होता है तो माता में तो एक्स है, एक्स एक्स तो एक्स हो गया, उधर एक एक मिल गया। माता का एक ले लिया, एक पिता का ले लिया, तो संतान लड़की होगी। क्या होगी? लड़की होगी। और माता का डिंब अगर पिता के शुक्राणु के वाई क्रोमोजोम से निषेचित होता है, फर्टिलाइज होता है, तो वो हो जाएगा माता का एक्स हुआ, पिता का वाई मिल गया तो एक्स वाई हो गया। तब जो संतान होता है वो लड़का कहलाता है। एक्स एक्स लड़की, एक्स वाई लड़का कहलाता है। इसी को हमने दूसरे तस्वीर के जरिए यहाँ दिखाने की कोशिश की है। देखिए, पिता से वाई वाला, माता में एक्स वाला आया, तो एक्स और वाई मिल गया तो ये लड़का नोटी बॉय आ गया। और एक्स एक्स हो गया, यानी पिता से एक्स गया, माता से भी एक्स गया, तो ये प्यारी सी लड़की आ गई। तो ये इस तरीके से संरचना बनती है लड़का और लड़की की। अब हम लोग देखते हैं डीएनए। डीएनए से हम लोगों ने देखा डीएनए से मिलकर के जीन बना होता है। तो डीएनए में जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर होता है। ध्यान रखिए किसमें होता है? डीएनए में। आजकल लड़ाई चलता है ना, इसका डीएनए खराब है, इसका, ये ऐसे लोग बोल देते हैं। डीएनए में क्या होता है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है। हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ चीजें उसमें से मिलती जुलती रहती हैं, जो ट्रांसफर होती रहती हैं। डीएनए का फुल फॉर्म भी कई बार पूछ दिया जाता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए धागे के रूप में होता है जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स पर लिपटा होता है। उस प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को हिस्टोन कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। प्रोटीन मॉलिक्यूल्स पर लिपटा होता है, उसको हिस्टोन कहते हैं। अब क्या आप जानते हैं कि इनकी लंबाई कितनी होती है डीएनए की? तो डीएनए की लंबाई, एक कोशिका के डीएनए की लंबाई 2 मीटर होती है, लेकिन पूरे शरीर के सभी कोशिकाओं में जो डीएनए है उसकी लंबाई को अगर जोड़ दें तो 575 बिलियन किलोमीटर के बराबर हो जाएगा। 575 बिलियन किलोमीटर, लेकिन पृथ्वी का कई चक्कर लगा लेंगे। अब हम लोग आते हैं, केंद्रक पढ़ लिया हमने। केंद्रक के कितने कार्य होते हैं, मुख्य कार्य कौन कौन से हैं? तो केंद्रक के बारे में कहा गया आनुवांशिक नियंत्रण। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो रंग रूप व्यवहार भी कई चीजें चला जाता है, सभी लक्षणों और कार्यों को निर्धारित और नियंत्रित करता है एक तो केंद्रक। कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रोटीन संश्लेषण या प्रोटीन बनाने के लिए कोशिका को आवश्यक आनुवांशिक निर्देश देता है। क्यों देता है? क्योंकि हम लोगों ने देखा यहीं से जो इसके अंदर से राइबोसोम को निर्देश भेजा जाता है, प्रोटीन के लिए राइबोसोम्स को निर्देशित किया जाता है। तो राइबोसोम्स का रिलेशन यहाँ से है। अब हम लोग एक बार शॉर्ट रिवीजन देख लेते हैं, जो हमने कोशिकांग पढ़े हैं उसके कार्य।
हमने पढ़ा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर। स्मूथ ईआर में लिपिड का संश्लेषण होता है स्मूथ ईआर में, और राइबोसोम से रुक्त जो ईआर होता है, इसको रफ ईआर कहते हैं, उसमें प्रोटीन का संश्लेषण होता है, यानी प्रोटीन बनता है, एक में लिपिड एक में प्रोटीन बनता है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का हो गया। गोल्जी निकाय यानी गोल्जी बॉडी जो है, ये परिवहन करता है, जो यहाँ से चीजें निकली हुई हैं, प्रोटीन है लिपिड है, उसको क्या करता है, प्रोटीन लिपिड को संशोधित करता है, अपने अंदर लेता है, थोड़ा प्रोसेस करता है और पैक करता है, पैक करके फिर किसको भेज देता है, लाइसोसोम को भेज देता है, उसको बाहर भी भेजता है। तो उस तरह से भूमिका निभाता है। लाइसोसोम की बात करें तो इनमें अंतः कोशिकीय पाचन के लिए एंजाइम्स भरे होते हैं, और उसी एंजाइम्स से पाचन होता है कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, लिपिड का। इसको आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। इसके अलावा हमने देखा था कुछ रिक्तिकाएं भी होती हैं, जिसमें पानी और पोषक तत्व संग्रहित होता है, कुछ अपशिष्ट पदार्थ भी संग्रहित होता है। फिर हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया देखा, जिसको ऊर्जा का केंद्र कहा जाता है, पावर हाउस कहा जाता है। ये वायवीय श्वसन और एटीपी का संश्लेषण स्थल है, यानी इसको पावर हाउस कहा जाता है। एटीपी का मुख्य कार्य यहीं से होता है। राइबोसोम हम लोगों ने देखा था, प्रोटीन का संश्लेषण करता है, केंद्रक से जुड़ा रहता है, ये केंद्रक से इसका संबंध होता है। उसी चीज को हमने यहाँ प्लेट पर भी लिखा हुआ है, इसको छोड़ देते हैं। अब ओवरऑल हम लोग कोशिका के कार्य देख लेते हैं कि कोशिका के अंदर जितने अंग हैं सबने कार्य किया, तो सबको मिला करके कोशिका का कार्य माना जाएगा। जैसे कोशिका के जो मौलिक कुछ कार्य हैं, वृद्धि करना, ग्रोथ, ग्रोथ आ जाए कोशिका कार्य में, मेटाबॉलिज्म आ जाएगा कोशिका के कार्य में, रेस्पिरेशन यानी श्वसन भी कोशिका के कार्य में आएगा, डाइजेशन भी कोशिका के हिसाब से चलता है, उत्सर्जन भी कोशिका का कार्य है, उत्तेजनशीलता भी कोशिका के कार्य में आता है, मूवमेंट भी कोशिका की वजह से होता है, रिप्रोडक्शन भी कोशिका की वजह से होता है। वृद्धि ग्रोथ में अगर कहें तो कोशिका इसे पोषक तत्वों को ग्रहण करता है, प्रोटीन वसा कार्बोहाइड्रेट को, और फिर उसका एसिमिलेशन करके वृद्धि को प्राप्त होता है। इसमें राइबोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया मुख्य भूमिका निभाता है। और एसिमिलेशन क्या होता है, वह जैविक प्रक्रिया है जिससे रक्त के द्वारा पोषक तत्वों को साइटोप्लाज्म द्वारा ग्रहण किया जाता है। कोशिका के अंदर जो द्रव्य है उसके द्वारा पोषक तत्वों को रक्त से ग्रहण किया जाता है। फिर मेटाबॉलिज्म की बात आती है, कोशिका का मुख्य कार्य ये भी है, ऊर्जा उत्पादन, ऊर्जा उत्पादन, निर्माण और मरम्मत का कार्य होता है। वेस्ट डिस्पोजल का भी कार्य होता है। हार्मोन एंजाइम्स का निर्माण होता है, जिससे मेटाबॉलिज्म की क्रिया संपन्न होती है। तो मेटाबॉलिज्म की क्रिया संपन्न होते में कई चीजें होती है। कौन कौन मुख्य भूमिका निभाता है मेटाबॉलिज्म को संपन्न करने में? तो माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर, लाइसोसोम, ये तीनों मुख्य रूप से भूमिका निभाते हैं। फिर बात आती है रेस्पिरेशन की। तो कोशिकाओं को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, बिना ऑक्सीजन के नहीं जीवित रहेंगी। कोशिका ऑक्सीजन को ग्रहण करती है और कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड में छोड़ देती है, ब्लड से ऑक्सीजन ले लेती है, कार्बोहाइड्रेट को छोड़ देती है। इसके लिए माइटोकॉन्ड्रिया मुख्य रूप से कार्य करता है, और साइटोप्लाज्म की मदद के बिना ये संभव नहीं है, क्योंकि उसमें लिक्विड है, उसके बिना संभव नहीं है। डाइजेशन की भी प्रक्रिया यहाँ से होती है। हम लोगों ने लाइसोसोम से जो एंजाइम्स निकलते हैं उससे देखा ही, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड का, न्यूक्लिक एसिड का पाचन होता है। फिर उत्सर्जन की बात आती है। कोशिका के सक्रिय होने के दौरान कई व्यर्थ पदार्थ, वेस्ट प्रोडक्ट्स भी बनते हैं, और इसका निष्कासन भी होता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हमने देखा, पसीना देखा, मूत्र वगैरह, ये सब वहां से निष्कासन होते रहते हैं। उत्सर्जन में कौन कौन भूमिका निभाता है? तो लाइसोसोम भूमिका निभाता है, वैक्यूल्स भूमिका निभाता है, हम लोगों ने देखा था वैक्यूल्स में वेस्ट मटेरियल होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर भूमिका निभाता है, और फिर गोल्जी एपरेटस भूमिका निभाता है, ये भी बाहर निकालता है। इरिटेबिलिटी की बात करें तो कोशिका में उत्तेजनशीलता नहीं होगा तो हम कोई कार्य कर ही नहीं पाएंगे। शरीर के बाहर जो भी उद्दीपन होता है, स्टिमुलेशन होता है, उस पर तुरंत ये रिएक्ट करता है। रिएक्ट क्यों करता है? तो ये साइटोप्लाज्म की वजह से रिएक्ट कर पाता है। जो कोई मक्खी बैठ गई, फटाक से हम हटाते हैं, तो कोशिका के अंतर्गत से ही वो सारी क्रियाएं संपन्न हो रही है। ब्रेन तक मैसेज जा रहा है, तो कोशिका के द्वारा ही ब्रेन तक मैसेज जा रहा होता है। मूवमेंट की बात करें, हम चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, कोशिका के अंतर्गत ही क्रियाएं होती रहती है, एटीपी बनती रहती है, हमें एनर्जी मिलती रहती है, तो हम चलते हैं और शरीर की जरूरत के हिसाब से
वहाँ ऊर्जा का उत्पादन होता रहता है। प्रजनन की बात करें तो कोशिका विभाजन तो खुद में होता ही है, साथ ही प्रजनन के लिए भी अलग से कोशिकाएं होती हैं, जैसे शुक्राणु है वो भी अलग कोशिका होती है, और इसमें केंद्रक और सेंट्रोजोम की भूमिका होती है, सेंट्रोजोम की। अब कोशिका विभाजन कैसे होता है ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको भी देख लेते हैं। पूरी तरह विकसित जब कोशिका होती है तो वो दो भागों में विभाजित होती है, जिसको सेल डिवीजन कहा जाता है। और सेल डिवीजन दो प्रकार से होता है, बचपन में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, माइटोसिस मियोसिस, याद आया? माइटोसिस और मियोसिस दो क्रिया होती है, माइटोसिस मियोसिस। माइटोसिस को सूत्री विभाजन कहा जाता है, अप्रत्यक्ष विभाजन, इनडायरेक्ट सेल डिवीजन। और अर्धसूत्री विभाजन होता है ये प्रत्यक्ष विभाजन, डायरेक्ट सेल डिवीजन इसको कहा जाता है। इसको कहा जाता है मियोसिस को डायरेक्ट सेल डिवीजन कहा जाता है, माइटोसिस और मियोसिस। हम लोग एक एक करके देखते हैं इसमें। माइटोसिस पहले देख लेते हैं। माइटोसिस जिसको कि अप्रत्यक्ष विभाजन कहा जाता है, इनडायरेक्ट सेल डिवीजन होता है, जिससे शरीर की वृद्धि होती है। और माइटोसिस में एक कोशिका से दो कोशिका बनती है, एक मदर सेल से दो डॉटर सेल का निर्माण होता है, ये ध्यान रखेंगे। मदर सेल एक, उससे दो डॉटर सेल का निर्माण होगा। लेकिन दो डॉटर सेल बनने के दौरान चार प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, जिसको प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज कहते हैं। पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था और अंत्यावस्था, उसी का नाम है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। ये चार प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद बन पाता है। अब यहाँ हम लोग चारों प्रक्रिया एक साथ देखते हैं। ये देखिए इस तरीके से पूर्वावस्था है, प्रोफेज, फिर यहाँ पर देखिए ये दो कोने में ये बट गया हुआ है, मध्यावस्था ये है। पश्चावस्था में धीरे धीरे सिकुड़ने लगा, इधर आधा आधा दो टीम बट गई, आधा आधा दो टीम, क्रोमोजोम्स भी बटने शुरू हो गए, गुणसूत्र बटने शुरू हो गए। और इसमें तो जाकर के बिल्कुल जो है अलग होता है। चौथी अवस्था में टेलोफेज में दो डॉटर सेल बन जाते हैं। इसको अलग से समझने की कोशिश करते हैं। पूर्वावस्था जिसको प्रोफेज कहते हैं, प्रोफेज में क्या होता है, नए क्रोमोसोम्स बनते हैं। पहले न्यूक्लियोप्लाज्म गाढ़ा होने लगता है। न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या होता है, जो केंद्रक के अंदर जो द्रव्य बढ़ा होता है, केंद्रक के अंदर वाला, साइटोप्लाज्म नहीं, केंद्रक के अंदर का जो द्रव्य होता है गाढ़ा होने लगता है। और फिर वो छोटे छोटे कणों में बदलता है, फिर कण धीरे धीरे बड़े होते हैं मिलकर के आपस में, फिर आपस में जुड़ करके सूत्र जैसा बन जाता है, धागा जैसा बन जाता है, उसको क्रोमेटीन कहते हैं। धागा जैसा बन गया, क्रोमेटीन कहते हैं। इसी समय केंद्रक का घेरा जो है वो लुप्त हो जाता है। अब केंद्रक के अंदर पानी नहीं तो घेरा भी लुप्त हो गया, अपना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो ऊपर से दीवार खत्म हो गई। दीवार खत्म हो गई तो सेंट्रोजोम दो भागों में बट जाता है। जो सेंट्रोजोम है वो दो भागों में बटता है, और दो भागों में बट करके दोनों कोशिका के दो छोर पर चला जाता है। सेंट्रोजोम्स के जो सेंट्रियोल्स हमने कहा था कि दो छेद दोनों तरफ दो ऐसे गोल गोल होता है, उसको सेंट्रियोल्स कहते हैं। तो वो जो कोशिका होती है उसके दो छोर पे चले जाते हैं, एक पूरा एक पश्चिम ऐसे ऊपर नीचे चला जाता है। और इसी समय जो क्रोमेटीन है, जो छड़ जैसी संरचना बन गई है, वो धागानुमा बन चुका होता है। जो अब वो क्या हो गया, वहां से केंद्रक से केंद्रक का हट गया, तो अब वो साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ है। कहाँ साइटोप्लाज्म क्या हुआ, जो कोशिका द्रव्य है उसमें, क्योंकि केंद्रक तो खत्म हो गया। केंद्रक की चीजें कहाँ पर रहेंगी, साइटोप्लाज्म में ही रहेंगी। और बाद में ये दो भाग में बंटता है। कौन, क्रोमेटिन दो भाग में बंटता है। क्रोमेटिन ही दो भाग में बट करके क्रोजोम यानी गुणसूत्र बन जाएगा, क्रोमोजोम बन जाएगा। अब मध्यावस्था में क्या होता है, इस अवस्था में इस अवस्था में क्रोमोजोम जो है कोशिका के बीच में अवस्थित रहती हैं। फिर ये धीरे धीरे सेंट्रोजोम से निकले धागे नुमा जो संरचना है उससे जुड़ती है। सेंट्रोजोम्स क्या है, दो किनारों पर चला गया है उसके सेंट्रियोल्स, एक सेंट्रियोल्स ऊपर एक नीचे। अब क्रोमोजोम क्या होगा, उससे जुड़ना शुरू हो जाएगा अलग अलग। उससे जुड़ेगा पहले सेंट्रोजोम से, उससे जुड़ेगा तो आधा अपने तरफ खींचेगा, आधा अपने तरफ खींचेगा। अब एनाफेज में क्या होता है, ये मेटाफेज की अवस्था हम लोगों ने देखा। एनाफेज में क्या होता है, दो पार्ट में बटी एक क्रोमोजोम्स सेंट्रोजोम से जुड़ करके कोशिका के दोनों छोर पर पहुंच जाते हैं। अब इसमें बंटवारा हो गया है, आधे इधर आधे इधर, बीच में जो है कहीं नहीं, बीच में कोई नहीं, आधे इधर आधे उधर। अब अंतिम अवस्था टेलोफेज चला गया, जब दोनों तरफ बंटवारा हो गया तो अब साइटोप्लाज्म ने कहा, यानी कि कोशिका के अंदर जो द्रव्य है उसने कहा कि हम क्या करें, अब हम
बीच में से सिकुड़ना शुरू हो जाता है, सिकुड़ते 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 बीच का हिस्सा जुड़ गया और इधर दो, एक इधर हो गया, दो टीम बट गई हुई। धीरे धीरे बीच से बट जाती है, दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाता है और इसी दौरान केंद्रक भी बन जाता है, दोनों का अलग अलग। तो माइटोसिस की प्रक्रिया यहाँ पर पूर्ण हो जाती है। चौथी अवस्था में कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, इसको साइटोकाइनेसिस भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, साइटोकाइनेसिस भी कहते हैं। कोशिका द्रव्य का विभाजन हो गया चौथी अवस्था में, टेलोफेज में। कोशिका द्रव्य विभाजन साइटोकाइनेसिस प्रक्रिया कहते हैं। वह जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक जनक कोशिका का संपूर्ण कोशिका द्रव्य यानी संपूर्ण जो साइटोप्लाज्म है वो दो हिस्सों में बट जाता है और उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, दो डॉटर सेल बन जाते, उन्हीं की जैसी, सेम उन्हीं की दिखती हुई दो डॉटर सेल का निर्माण होता है। दिसंबर 25 में देखिए सवाल पूछा गया, कोशिका द्रव्य विभाजन यानी साइटोकाइनेसिस जो है होता है कोशिकीय द्रव्य का, द्विगुणसूत्रों का, सेंट्रियोल का, स्पिंडल सूत्रों का, किसका होता है, तो कोशिका कोशिकीय द्रव्य का, द्रव्य का होता है। ठीक है, आज तो हमने स्पीकर खोला ही नहीं था तो पता ही नहीं चला, आप मुझसे कोई कुछ बोल भी रहे होंगे, मैं सोच रहा हूँ कोई कुछ बोल ही नहीं। सर फर्स्ट ऑप्शन नहीं बोल रहे सर, पूरी शांति से सुन रहे हैं। कोशिका द्रव्य। ठीक है, अब हम लोग मियोसिस में आते हैं। इसको हम लोगों ने देखा था डायरेक्ट सेल डिवीजन, अर्धसूत्री विभाजन होता है। ये कोशिका का विभाजन जो है प्रजनन कोशिका में होता है। प्रजनन कोशिका किसको कहते हैं, जैसे ओवम है, शुक्राणु हमारा है, उसमें मियोसिस की प्रक्रिया होती है। ये भी पूछा जा सकता है कि जब प्रजनन कोशिकाएं हैं उसमें कौन सी प्रक्रिया होती है, माइटोसिस होती है, मियोसिस होती है, कोई नहीं होती है, उसमें मियोसिस की प्रक्रिया होती है। और अर्धसूत्री विभाजन में क्रोमोसोम्स की संख्या आधी रह जाती है। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज है, एक कोशिका से 4 कोशिका बनती है। माइटोसिस में 1 से 2 बन रही थी, मियोसिस में 1 से 4 बन रही है। इसको घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। शुक्राणु का जो विभाजन होता है तो एक मदर शुक्राणु सेल से कितने डॉटर शुक्राणु सेल बनेंगे, 2 बनेंगे, 4 बनेंगे, एक ही बनेंगे, क्या बनेंगे, घुमा के पूछ दिया जा सकता है। शुक्राणु वाले में 4 बनेंगे, 4 बनेंगे, ये ध्यान रखना है। अब कोशिका झिल्ली के द्वारा पदार्थ और जल का संचलन और जैव विद्युत क्षमता, ये भी हमारे सिलेबस का हेडर है। उसी हेडर को हमने दिया हुआ है, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस एंड वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, और फिर उसके बाद दिया हुआ है बायो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की चर्चा, जिसको जैव विद्युत क्षमता कहा जाता है। अब ये क्या है, सिलेबस में चूंकि लिखा हुआ है तो इसको पढ़ना जरूरी है। कोशिका झिल्ली हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, सेमी परमिएबल होता है। सेमी परमिएबल मतलब अर्ध पारगम्य, कुछ चीजें अंदर जाएंगी जरूरत की, कुछ जो जरूरत की नहीं है वो नहीं जा पाएंगे। तो पोषक तत्वों को, आयनों को जल की कोशिकाओं को प्रवेश करने देती है और उससे बाहर भी निकलने देती है। कार्बोहाइड्रेट को बाहर भी निकालती है, लेकिन कई चीजें अंदर नहीं जाने देती। इससे क्या होता है, कोशिका में संतुलन बना रहता है। उसको होम्योस्टेटिस कहते हैं, होम्योस्टेटिस कहते हैं। इसी से हमारे शरीर का तापमान भी वो मेंटेन रहता है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। इसमें हम लोगों ने ऊपर देखा था निष्क्रिय परिवहन और सक्रिय परिवहन, थोड़ा सा ऊपर देखा था, उसी को थोड़ा यहाँ और देखते हैं। संचलन मतलब बाहर आना जाना, संचलन मतलब मूवमेंट को संचलन यहाँ कहा गया है। संचलन के द्वारा ये मेम्ब्रेन मतलब कोशिका के बाहर की झिल्ली जो है जैव विद्युत क्षमता उत्पन्न करती है। कैसे करती है उसको देखिए। जैव विद्युत क्षमता 2 चरणों में समझा जा सकता है, इसको फिर से हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। एक विश्राम अवस्था होता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, एक होता है एक्शन पोटेंशियल। विश्राम अवस्था और सक्रिय अवस्था, इसको अच्छे से समझिए। विश्राम अवस्था में क्या होता है, जब कोई कोशिका शांत रहती है, यानी कोई संकेत नहीं भेज रही है, कहीं भी कुछ हो ही नहीं रहा, संकेत क्यों भेजेगी चुपचाप, तब उसके मेम्ब्रेन के भीतर का हिस्सा बाहर के मुकाबले निगेटिव चार्ज रहता है। अंदर निगेटिव चार्ज रहता है, ये ध्यान रखेंगे, निगेटिव चार्ज रहता है। जब कुछ नहीं हो रहा है तो अंदर निगेटिव चार्ज रहता है कोशिका के अंदर, सेल के अंदर, और इसको मिली वोल्टेज में मापा जाता है। ये तकरीबन -70 से -90 मिली वोल्टेज तक होता है कोशिका के अंदर, जो निगेटिव चार्ज होता है। अब देखिए चार्ज होने की वजह क्या होती है। सोडियम और पोटेशियम और क्लोराइड, इसके आयन कोशिका के, इसके आयन जो है, इसकी संख्या कोशिका के अंदर और बाहर अलग अलग होती है।
कोशिका के अंदर भी कुछ सोडियम है, पोटेशियम और क्लोराइड के आयन है और कुछ बाहर है, तो दोनों तरफ बराबर नहीं है, कहीं ज्यादा है कहीं कम है। तो कम ज्यादा होगा तो निगेटिव पॉजिटिव अपने आप बन जाएगा। असमान वितरण की वजह से होता है, यहाँ पर निगेटिव चार्ज बनता है जब ये रेस्टिंग मोड में है कौन, हमारा सेल। सक्रिय अवस्था क्या होती है, एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, जब किसी कोशिका को कोई स्टिमुलेशन मिलता है। स्टिमुलेशन मतलब जैसे मान लीजिए किसी ने चींटी काट लिया, शरीर पे मक्खी बैठ गई, कोशिका को क्या हुआ, उद्दीपन मिला, स्टिमुलेट हो गई कोशिका, तो झिल्ली की पारगम्यता फिर बदल जाती है। जो झिल्ली पारगम्य अभी थोड़ा सा है, झिल्ली जो कोशिका की झिल्ली है जो कुछ चीजों को आने देती है बाहर निकलने देती है, वो अपने आप सिकुड़ती भी है, फैलती भी है, वो अपना एडजस्ट भी होती है। जब स्टिमुलेशन होता है तो उस दौरान क्या होता है, वो फैल जाती है, स्टिमुलेशन होने पर फैल जाती है। और सोडियम का जो आयन होता है, जो पॉजिटिव चार्ज है, तेजी से कोशिका के अंदर आता है, और जो निगेटिव चार्ज है कोशिका के अंदर वो पॉजिटिव हो जाता है, एक्शन वाली स्थिति में पॉजिटिव हो जाता है। पॉजिटिव क्या होता है, कितना, तो 20 से 40 मिलीवोल्ट तक पॉजिटिव पहुंच जाता है। और उस दौरान फिर क्रिया होती है, हम हाथ हटाते हैं, झटकते हैं, मक्खी को मार देते हैं या भगा देते हैं, जो भी होता है। अब जैव विद्युत क्षमता क्या करता है, बायो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो हुआ वो क्या करता है, ये दरअसल डिजिटल सिग्नलिंग का काम, सिग्नल सिस्टम का काम करता है हमारे शरीर में। सिग्नल सिस्टम का ये काम करता है, कैसे करता है, ये जो प्रक्रिया हमने ऊपर देखा हुआ है जैव विद्युत क्षमता वाला, यानी बायो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया की वजह से ही सूचनाओं का आदान प्रदान ब्रेन तक होता है। यानी स्टिमुलेट होगा, स्टिमुलेट हुआ तो इम्पल्स होगा, इम्पल्स जो है ब्रेन तक पहुंचता है सेल्स के द्वारा विद्युत तरंग के रूप में, बाहर से जानकारी मस्तिष्क तक, और मस्तिष्क से निर्देश शरीर तक पहुंचता है, बहुत जल्दी होता है। मांसपेशियों में हलचल भी इन्हीं की वजह से होता है, किनकी वजह से, बायो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वजह से ही मांसपेशियां हम जो उठा रहे हैं अभी हाथ या गिरा रहे हैं, ये भी उन्हीं की वजह से होता है। यानी संकुचन भी इसी क्रिया से संपन्न होता है। इस संकुचन की वजह से हृदय की धड़कन बढ़ती है, शरीर चलता है, भागता है, या कोई शारीरिक क्रिया होती है। ठीक है, यहाँ हमारा सेल वाला कंप्लीट हो गया हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। फिर भी हमने कोशिश की थोड़ा शॉर्ट में ही रखें, बहुत डिटेल में हम नहीं गए, लेकिन हमने कोशिश की जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको कवर कर लिया हुआ। इस तरह से हम पढ़ लेंगे, और जो नहीं पढ़ाया हुआ उसको पढ़ लेंगे, और फिर सारे क्वेश्चंस को हम लोग, जितने पीवाईक्यू हैं, आज पीवाईक्यू का ऑनलाइन टेस्ट था, चिंता मत कीजिएगा, जो नहीं आया था बाद में जब हम डिटेल उसका देखेंगे, व्याख्या करेंगे, तो उसमें सारा आ जाएगा, उसको हम बाद में कर लेंगे।